नमस्कार, मैं मास्टर दीपक लाखवान, आपका भाई रुड़की से। देखिएगा, जब मैं 10वीं में था तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और हम लोग इतने सक्षम नहीं थे उस ज़माने में। एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते ही नहीं थे। हमारे दौर के जितने भी लोग हैं सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। तो मैंने भी 10वीं यहीं रुड़की के डीएवी कॉलेज से किया है और उस समय पूरे शहर में इक्के दुक्के आदमी की ही फर्स्ट डिवीज़न आती थी पूरे शहर से। और सोनू भाई, ऐसा था कि उस समय 10वीं और 12वीं का मुझे वो दौर याद है कि मेरे घर में लाइट भी नहीं होती थी। मैंने मिट्टी के तेल के लैंप में पढ़कर पढ़ाई की हुई है और उस रात को उसी को कई बार उसकी चिमनी साफ़ करना और उसमें पढ़ना। इस दौर में मेरे पिताजी ने मेरी बहुत मदद करी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरी बहुत सेवा करी। शायद ही मेरे पिताजी जितना किसी ने अपने बच्चे के लिए किया होगा। वो रात को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते थे कि चिमनी में काला सा होती थी, वो मेरी भी नाक में आ जाती थी, ठीक है ना, वो धुआं। तो वो ध्यान रखते थे कि रात को कई बार चिमनी 2 बार 3 बार चिमनी साफ़ करना। तो इस तरीके से हमने इंटर किया था। इंटर करने के बाद में यहाँ बीएससी डीएवी कॉलेज से थी। तो बीएससी में उस समय जो फीस थी वो ज़्यादा थी मेरे हिसाब से। ये सन 87 की बात है। तो जब मेरे पास यहाँ की फ़ीस नहीं जुटा पाए मेरे घर के, तो मैं बीएससी करने मेरठ चला गया। मेरठ से फिर मैंने बीएससी किया था। इत्तेफाकन फिर एमएससी में मेरा यहाँ रुड़की यूनिवर्सिटी में, जो आज आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, मेरे यहाँ सिलेक्शन हो गया था। उस समय पूरे देश में केवल 30 सीटें थी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। अब तो आईआईटी की बहुत सारी सीट्स हो गई हैं पूरे भारत में, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जब थी तो पूरे विश्व में ही यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में केवल और केवल 30 सीटें होती थी। उनमें मेरा नंबर आ गया। फिर एमएससी के बाद में मैंने एमए भी किया। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मिले जिनकी स्थितियां ठीक नहीं थी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए जिनके पिताजी नहीं थे। अब जब उनसे फ़ीस भी कभी नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी के सर से बाप का साया नहीं होता तो उस परिवार को कैसे कैसे अपने दिन भुगतने पड़ते हैं। तो मैंने कभी ऐसे बच्चों से फ़ीस नहीं ली, या जो गरीब हुआ मैंने उनसे भी कभी फ़ीस नहीं चार्ज करी, क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी है। तो जैसे मैं चाहता था कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण ऐसा ना रहे कि पढ़ाई से वंचित रह जाए, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है आज की तारीख में कि अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े। लेकिन जहाँ तक मेरे से मदद हुई, शहर के बच्चों की मैंने मदद करी है। फिर मैंने एमए पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसा समय आया कि एमए के बच्चे मेरे से कहने लगे कि सर आप भी हमारे साथ पेपर दो। तो मैंने फिर एमए भी किया और एमए के बाद एमफिल किया और फिर बीएड भी किया मैंने। बीएड में जाके मुझे पता लगा 2013 में कि नहीं, अगर एक टीचर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, सारे काम कर सकता है। तो मुझे ये मौका मिला कि मैं समाज सेवा में उतरा और समाज सेवा करते करते मुझे यही नहीं पता लगा कि कब मैं समाज सेवा कर गया, कब मैं आगे बढ़ता चला गया। तो ये मेरा अपनी खुद की शिक्षा का विषय है। मैंने वो गरीबी देखी है कि हर कोई आदमी अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। आज पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। अब ऐसे में जब पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है तो मेरी खुद की जिम्मेदारी, मैंने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पढ़ाई फ्री में मिले और अच्छी पढ़ाई मिले। तो वो काम मैंने अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं में देखा कि उन्होंने लेके पहली क्लास से डिग्री क्लास तक का सारा काम वहाँ पर दिल्ली में फ्री किया। मैं अन्ना आंदोलन से वहाँ पर आता रहा, दिल्ली में था तो अन्ना आंदोलन में भी भाग लिया मैंने एज ए दर्शन, मतलब जो दर्शनार्थी थे, मतलब जो वहाँ पार्टिसिपेट करने आते थे, केवल देखने आते थे। वैसे मैंने कोई लीडर का रोल नहीं किया क्योंकि मैं अपने पढ़ाने में मगन था। उसी दौरान एक दिन ऐसा आया कि मतलब अन्ना आंदोलन में कि जहाँ मैं पढ़ा रहा था उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ से बाहर हैदराबाद जाओ।
हैदराबाद जाने की बात आई, मैंने उन्हें मना करा, भाई नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, क्योंकि मैं लंच के समय में रामलीला ग्राउंड चला जाता था, वहाँ से आने जाने में लेट हो जाते थे। तो तब उन्होंने कहा नहीं तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम चाहेंगे। तो मैंने कहा नहीं, इस समय ज़्यादा ज़रूरत देश को है। तो मैंने अपनी जो नौकरी छोड़ करके उस समय फिर मैं आंदोलन को देखने लगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी भी चीज़ को पहले रीड करता हूँ, बहुत अच्छे से रीड करता हूँ। मैं आंदोलन हो रहा है उसे भी रीड करूँगा, इसका क्या कारण है, उसकी गहराई में घुसता हूँ, इससे हमें क्या लाभ होगा, जनता को क्या लाभ होना है इस काम से। तो मुझे ऐसा लगा कि जनता को इससे लाभ हो सकता है अन्ना आंदोलन से, और हुआ भी। देखो कि भले ही कुछ लोग कहते हो कि केजरीवाल जी ने अन्ना को धोखा दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। केजरीवाल जी ने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि इस कारण से जो पार्टी निकल के आई, आज उन्होंने दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए हैं, जो 75 सालों में ना कांग्रेस कर पाई ना भाजपा कर पाई, वो सराहनीय काम है। जैसे दिल्ली के स्कूल, आज अगर मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो उनकी मिसेज पे स्पेशल स्कूल देखने जाती हैं, तो ये छोटा काम नहीं है। दिल्ली के स्कूलों की जो चर्चाएं हैं वो पूरे विश्व में हैं। आज दिल्ली के 4 स्कूल पूरे भारत के टॉप 10 स्कूलों में आ चुके। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की तो देन है। वहाँ दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल दे दिए, इतनी अच्छी वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं दे दी कि अगर आपको 10 रुपए की दवाई लेनी है वो भी आपको फ्री मिलेगी, और 70 लाख तक का ऑपरेशन है वो भी आपका फ्री होगा। एक आदमी की सबसे बड़ी टेंशन होती है अपने जीवन काल में कि अगर वो बीमार हो गया तो वो कब और कैसे अपना इलाज कराएगा, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे करा पाएगा इस महंगाई में। तो वो दोनों चीज़ों से उन्होंने वहाँ मुक्त कर दिया, एजुकेशन वो फ्री, और साथ साथ में जो सबसे अच्छा बात रही वो ये रही कि वो बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन दिलवा रहे हैं कि वो अपने आप रोजगार के रास्ते निकल जाते हैं उन लोगों के। और एक जो सबसे अच्छी बात टीचरों के लिए उन्होंने करी कि उन्होंने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को फॉरेन भेजते हैं, वो किसी को जापान, किसी को चाइना, किसी को अमेरिका, ताकि वहाँ की एजुकेशन पद्धति को वो देख कर आए, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए। आप बताएं, इससे पहले किसी सरकार के कार्यकाल में किसी एक टीचर को हिंदुस्तान से बाहर भेजा गया हो तो आप मुझे किसी एक का नाम बताएं। मेरे को लगता है कि शायद ये जो काम किया ये अरविंद केजरीवाल जी ने किया, मनीष सिसोदिया जी ने किया, और ये उनका काम वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ इस काम के लिए कि उन्होंने, कि देश की जो स्थिति है, देश जो मजबूत बनेगा वो जब ही बनेगा जब हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ लेंगे। आज दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों को अच्छी पढ़ाई पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को विदेशों में भेजना पड़ रहा है। हम वो वाली एजुकेशन अपने देश में क्यों नहीं पढ़वा रहे? हमें पढ़वानी चाहिए। तो वो काम जो ये लोग नहीं कर पाए वो काम ये कर रहे हैं। मेरी एक इच्छा और है, वो मैं उत्तराखंड में लागू करवाना चाहता हूं। मुझे सौभाग्य मिला तो भी, नहीं मिला तो भी मेरी फिर गुजारिश होगी सरकार से कि वो ये काम करे, और मुझे सौभाग्य मिल गया तो मैं फिर जरूरत नहीं मुझे किसी से कहलवाने की। मैं चाहता हूं देश का जो संविधान है वो हर क्लास के बच्चे के लिए कंपलसरी किया जाए पढ़ना, ताकि संविधान के बारे में A to Z जितना भी है वो लेके 6ठी क्लास से धीरे धीरे सारे चैप्टर पढ़ते चले जाए संविधान के, और ग्रेजुएशन तक जाते जाते अपने देश का 90% से ज़्यादा संविधान उसको पढ़ा होना चाहिए, बल्कि 100% संविधान पढ़ा होना चाहिए। इसी तरीके से 6ठी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक जाते जाते उसको लॉ के, यानी कि जितनी हमारे यहाँ धाराएं हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश में जागरूकता फैलेगी। एक तो सबसे बड़ी बात, जब हमें धाराओं का ज्ञान हो जाएगा, संविधान का ज्ञान हो जाएगा, हमारे अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा, तो क्राइम कम हो जाएगा, क्योंकि पता लग जाएगा कि अगर मैंने ये काम करा तो इसका खिलाफ, मेरे खिलाफ ये वाली कार्रवाई होगी, उसमें मेरा ये नुकसान हो सकता है। हर आदमी जागरूक जब हो जाएगा तो वो जाने अनजाने कोई गुनाह करने से पहले कई बार सोचेगा।
तो इस तरीके से धाराओं का और संविधान का ज्ञान देश की शिक्षा में कंपलसरी होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि साइंस साइड का स्टूडेंट है इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये बीटेक का स्टूडेंट है इसके लिए ज़रूरी नहीं, जी नहीं, सारे ज्ञान सबके लिए ज़रूरी हैं सबको। हाँ, टेक्निकल नॉलेज के लिए बीटेक में अलग तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो ग्रेजुएशन में एक पार्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चे की बेसिक नॉलेज और वो अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर सके। मैं ऐसी शिक्षा प्रणाली उत्तराखंड में चाहता हूँ और पूरे देश के अंदर चाहता हूँ कि इस तरीके की शिक्षा प्रणालियों की पूरा देश शिक्षित हो, ताकि हम बाहर जा कर के भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें। नमस्कार।